हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी से संबंधित कुछ तथ्य ऐसे बताने जा रहा हूँ जो रोचक होने के साथ साथ मोटिवेशनल भी हैं। फिर उसके बाद से हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी से संबंधित कुछ अहम पहलू आपको मैं बताते चलूँ कि एक बार 1965 की बात है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पंडित नेहरू की कैबिनेट में वो बड़े बड़े ओहदों पर रहे। विदेश मंत्री रहे, वो रेल मंत्री, उसके पहले रेल मंत्री रहे, वो 61 से 63 से गृह मंत्री भी रहे। और जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ 27 मई को, कहते हैं उनके टेबल पर चार्ल्स वुड की ये पंक्तियाँ, "वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप", ये पड़ी हुई थी। दूसरे शब्दों में, भले ही हम मतलब वो आप कह सकते हैं कि चीन के हाथों भारत की पराजय को लेकर के वो काफ़ी दुखी रहा करते थे और इसी से उनका हार्ट अटैक भी हुआ था। कहा जाता है कि पंडित नेहरू एक्चुअली एक सेंसिटिव इंसान थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके उदारवाद का नाजायज़ फ़ायदा चीन उठावे। लेकिन माओ से तुंग एक प्रैक्टिकल आदमी था, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं प्रैग्मेटिक था। वो केवल परिणाम पर फोकस करता था। उसका उद्देश्य था भारत के अरुणाचल प्रदेश सहित ले लद्दाख तक के इलाके को, पूर्वी लद्दाख तक के इलाके को अपने हिस्से में, अपने कब्जे में लाना। दरअसल वो फाइव फिंगर पॉलिसी का जनक माना जाता है, जिसमें वो तिब्बत को हथेली और जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लद्दाख को, साथ ही इधर नेपाल को, भूटान को, सिक्किम को और अरुणाचल प्रदेश के तवांग को, ये 5 फिंगर माना करता था। तो तिब्बत पर तो कब्जा उसने कर लिया था। अब उसका इरादा जो है, इधर आकर पहले भारत को ही निपटाना था, बाद में नेपाल और भूटान से निपटते रहता। लेकिन पहले उसने सोचा भारत को ही निपटा दे, और 1 साल पहले ही वो अपने कारनामे में लग गया था। इसी चीज़ को कहा जाता है, महावीर त्यागी ने, जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1969 में बने थे, कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था कि भाई ऐसा अक्सई चीन में, जो पूर्वी लद्दाख में ही आता है, चीन की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि नथिंग ग्रोज देयर, और उसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे ले जाता भी है चीन, तो वह निर्जन स्थान है, वहाँ कुछ होता नहीं है। यानी दैट इज़ अ डिजर्टेड प्लेस, एंड इवन इफ चाइना टेक्स दैट अवे फ्रॉम अस, देन वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। यानी वो चाइना अगर हमसे उसे दूर ले भी जाता है तो भी, यानी हमको डिस्पजेस कर देता है, वो सीज कर लेता है उस इलाके को, तो भी हम लोग उसको लेकर के बहुत चिंतित ना हो, क्योंकि वो निर्जन स्थान है, वहाँ कुछ होता नहीं। इस पर कहा जाता है, नवंबर 1961 की बात है, यानी लगभग 1 साल पहले, जब चीन ने भारत पर अटैक किया। चीन ने भारत पर वैसे 20 अक्टूबर 1962 को अटैक किया था, और आपको बता दें 4-5 दिन बाद ये क्लियर हो गया था कि चीन की इंटेंशन या चीन के इरादे नेक नहीं है। तब पंडित नेहरू, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रोमांस लेकर के गढ़ा करते थे, वो जगह थे, और जॉन एफ कैनेडी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे, और निकिता क्रुश्चेव, लियोनिद ब्रेजनेव और एलेक्सेई कोसिजिन, रूस के टॉप लीडरान से बात करना चालू किए थे। चूँकि इस समय वे दोनों सुपर पावर थे, इसलिए जब अमेरिका अपने लड़ाकू विमान भारत को भी देने देने पर राजी हो गया, तो चाइना का माओ सेतुंग बहुत ही प्रैग्मेटिक आदमी था, यानी वो परिणाम पर फोकस करता, वो जानता था कि अमेरिका के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, और इसलिए एक तरफा सीज फायर करके वो भाग गया। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को सीज नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी उसने इलीगली अक्सई चीन, जो कि 38,000 वर्ग किलोमीटर है, उसे हथियाने में कामयाबी हासिल कर लिया। तो महावीर त्यागी के बारे में कहा जाता है कि जब 1 साल पहले वहाँ चीनी गतिविधियाँ प्रारंभ हुई थी,
तभी महावीर त्यागी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। लेकिन उस समय आज की तरह से एनिमोसिटी नहीं थी, शत्रुता नहीं थी पार्टी के भीतर या दूसरे इंट्रा पार्टी या इंटर पार्टी यानी दूसरे दलों से मतलब हो। इंट्रा पार्टी का मतलब अपने दल के भीतर ही अगर कोई मान लीजिए कोई विरोध करता है तो सही डेमोक्रेसी पंडित नेहरू के समय तक थी। उसके बाद डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी पार्टी के भीतर और हाईकमान का कल्चर हावी हो गया था। तो इस प्रकार से महावीर त्यागी ने पंडित नेहरू से जब ये कहा कि भाई निर्जन स्थान तो है मानते हैं लेकिन फिर भी अपना है, और उसके बाद उन्होंने अपनी टोपी कहा जाता उतार दिया था और चंडुल आदमी थे, यानी मेरी तरह से वो भी सर पर बाल उनके नहीं थे। मेरे तो सर पर बाल हैं, मेरा तो बाएं बाएं तरफ पीछे चोट लगा हुआ है गंभीर, इसलिए मैंने मुड़वा रखा है जानबूझ करके। कुछ कुछ बाल हैं, ऐसी बात नहीं है, साइड में तो हैं ही। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई नथिंग ग्रोज हियर, शुड आई गिव इट अवे टू समबडी एल्स, क्या मैं इसे किसी और को दे दूं, यहाँ भी कुछ होता नहीं है, क्या मैं इसे किसी और को दे दूं। इस पर पंडित नेहरू हंसने लगे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये बात मैंने पहले के एक वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। तो कहा जाता है कि इसी शौक से जब 62 में पंडित नेहरू हार गए, एक तरफ तो फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति उन्होंने अपनाई, अग्रिम चौकी की, और दूसरी तरफ दलाई लामा को धर्मशाला में गवर्नमेंट इन एग्जाइल की मान्यता दे दिया, यानी निर्वासित सरकार की मान्यता दे दिया 1959 में। तो माओ से तुंग ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भाई 8 ही साल के लिए पंचशील समझौता था और वो 1962 में एक्सपायर हो जाएगा। इस प्रकार से उसने पहले से टारगेट फिक्स कर रखा था जिसके डिजाइन को, यानी जिसके डूबियस या यूँ कह लें सिनिस्टर डिजाइन को पढ़ने में पंडित नेहरू नाकामयाब रहे। कारण ये कि वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट टू द हिल्ट, यानी पूरी तरह से वो एक आदर्शवादी नेता थे। वो कहीं से पॉलिटिशियन तो थे ही नहीं, राजनेता तो थे ही नहीं, बस ये है कि भाग्य भरोसे या परिस्थितियों ने उनको नेता बना दिया था। वास्तव में एक लिटरेटियर थे, यानी एक साहित्यकार थे, लेकिन वास्तव में साहित्यकार कम फिलोसफर थे, लेकिन वास्तव में वो राजनेता नहीं थे। भले ही उन्होंने नेशनल मूवमेंट की लड़ाई लड़ी और भले ही पंडित नेहरू ने उनको महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान कराया और सरदार पटेल को पीछे किया, जो भी है। लेकिन माओ से तुंग पूरी तरह से राजनेता था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और उसको लगा कि भारत में कमज़ोर सरकार है, इसलिए उसने पहले से भूमिका बनानी शुरू कर दी। और अक्टूबर में जब जाड़ा आने लगा, उसको पता था कि भारतीय सेनाओं के पास सर्दी के जूते और कपड़े नहीं हैं या शिविर लगाने के टेंट नहीं हैं। तो इस प्रकार से उसने उसी समय को चुना जब ऊपरी लद्दाख में भारी बर्फबारी होती है और वहाँ खून जमा देने वाली ठंड होती है, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी नीचे तक चला जाता है। तो उसने 20 अक्टूबर को चुना इसीलिए। और नवंबर में आकर लगभग एक महीना बाद यानी 21 नवंबर को उसने सीज फायर की एक तरफा घोषणा कर दी और वो भाग खड़ा हुआ जब अमेरिका अपने लड़ाकू जहाज़ भेजने पर राजी हो गया पंडित नेहरू के रिक्वेस्ट पर। पहली बार पंडित नेहरू को लगा कि नैम केवल नाम का है, फर्जी है और इसमें कोई दम नहीं है। इसके जो सदस्य देश हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और किसी सदस्य देश की बुरे वक्त में मदद नहीं करते। उन्होंने उस समय जाना इस चीज़ को। पहले तो इस बात का वो रोमांस उनको था कि भाई हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, XYZ। तो उन्होंने महावीर त्यागी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 27 मई को चाइना के हाथों पराजय के शौक के कारण कहा जाता है 1964 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने। 64 से 66 10 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद, यानी आप 11 जनवरी कह सकते हैं, 2 बजे रात को तो 11 ही हो जाएगा, 12 बजे बाद समय बदल ही जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में
निधन हो गया। ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी तब भी थी, आज भी है, बस फ़र्क ये है कि उज़्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का एक रिपब्लिक था, एक गणराज्य था, और आज की डेट में वह एक स्वतंत्र देश है। तो लाल बहादुर शास्त्री 1965 में बलिया में किसी सभा को संबोधित करने जाने वाले थे। तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे एल के झा, आईसीएस से, वो पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और पर्सनल सेक्रेटरी की भी उनकी भूमिका निभाते थे। तो एल के झा ने उनसे कहा कि सर, आपके दाएं बाह में कांख के पास कुर्ता फटा हुआ है। उनकी आदत थी कि दायां हाथ उठा उठा करके और वो लोगों को वेव किया करते थे और उनका अभिवादन यानी ग्रीटिंग स्वीकार किया करते थे। और भाषण के दौरान भी वो दायां हाथ उठाकर लोगों को संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो गांधीवादी टोपी है उसको मैं कांख के नीचे दबा लूँगा, फिर बायां हाथ ही उठेगा और बायां हाथ में बायां कांख तो फटा नहीं है। तो ये तो उनकी सरलता थी और बाएं हाथ को उठाकर उन्होंने भाषण दिया। दूसरा, जब वो गृह मंत्री थे 61 से 63 के बीच, तो अनिल शास्त्री, उनके 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, सबसे छोटी बेटी कुसुम जी थी। तो उन्होंने, अनिल शास्त्री ने कहा कि भाई हम लोग तो पढ़ने इक्का से तागा से जाते हैं और आपके सेक्रेटरी के लड़के वो कार से जाते हैं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, सेक्रेटरी की नौकरी पक्की है, हमारी नौकरी पक्की नहीं है। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि पंडित नेहरू जब चाहे कान पकड़ के मंत्रिपरिषद से बाहर कर सकते हैं, जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग जो होते हैं, जो केंद्र में, वो आईएएस से मेरा मतलब है, जो केंद्र के द्वारा भर्ती तो किए जाते हैं लेकिन राज्य कार्ड रिलाट होता है। आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग ऑल इंडिया सर्विस के मेंबरान माने जाते हैं। वो भर्ती तो केंद्र के द्वारा किए जाते हैं लेकिन राज्य कार्ड उनको अलाट होता, राज्य संवर्ग अलाट होता है और वहीं पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। वो किसी महिला के ससुराल के तरह से है। केंद्र अगर उनका मायका है तो राज्य उनकी ससुराल है। शादी के बाद वो अपने पति और अपने सास ससुर की मर्जी के बिना मायके भी नहीं आ सकती। यही हालत ऑल इंडिया सर्विसेज के लोगों की होती है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर फेडरेशन है भारत, ज़्यादातर पावर राज्यों के पास है और जनता से सीधा इंटरेक्शन राज्य विभागों के द्वारा ही होता है, इसलिए आईएएस का महत्व ज़्यादा है और वो केंद्र और राज्य दोनों में सर्विस करते हैं। जब तक राज्य के अधीन सर्विस करते हैं, राज्य के समेकित निधि से उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जब केंद्र में जाते हैं तो केंद्र के समेकित निधि से, संचयी निधि से उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए सहमति राज्यों की चाहिए। मैदानी विभागों से अगर हैं तो 5 साल ऑन डेपुटेशन वो केंद्र में काम करेंगे ही करेंगे, और अगर वो पहाड़ी इलाकों से हैं तो 7 साल वो वहाँ ऑन डेपुटेशन काम करेंगे। उसके बाद राज्य सरकार उनको रिकॉल कर सकती है। लेकिन अगर वो, जिसको मोदी जी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, अगर एक ही पार्टी की सत्ता दोनों जगह है तो आपसी सहमत के आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और यही ज़्यादातर वफादार आईएएस अधिकारियों के साथ होता है। तो एल के झा आईसीएस थे, जो आईएएस की पूर्वगामी है, और वह लाल बहादुर शास्त्री के पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफिसर यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, प्रधान सचिव भी थे, और साथ ही वे उनके पर्सनल सेक्रेटरी का भी काम करते थे। तो जब उन्होंने ये सुना तो भौचक रह गए। यही चीज़ उन्होंने अपने संस्मरण पुस्तक में लिखा भी है। यानी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं इकॉनमी पे, खास करके कई किताबों को संपादित भी, एडिटेड भी किया है और कई किताबें लिखी भी हैं। लेकिन उन्होंने कई किताबों में इसका जिक्र किया है। यानी लाल बहादुर की सरलता से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। दूसरा वाक्य अनिल शास्त्री का मैं बता रहा था। जब अनिल शास्त्री ने जिद किया कि पापा ये बताइए कि क्यों जो है वो आपके सेक्रेटरी के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन वो कार से जाते हैं, हम लोग तांगा से जाते हैं, तीनों भाई। तो वही उन्होंने कहा। हरिमोहन, रवि शास्त्री और अनिल शास्त्री, शायद 3 भाइयों का नाम यही था। और कुसुम जी उनकी सबसे छोटी बेटी थी। 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। ललिता जी उनकी पत्नी का नाम था। 1904 में उनका जन्म हुआ था और संभवतः 1927 में उनकी शादी हुई थी। तो इस प्रकार से
कहा जाता है कि उनका जवाब बड़ा बड़ा नपा तुला था कि बेटा उसकी नौकरी जो है पक्की है, हमारी नौकरी पक्की नहीं है, हम यहाँ से कभी भी हटाए जा सकते हैं और इस वजह से तांगा से ही चलना ठीक है, ताकि मुझे जो तनख्वाह मिलती है मैं उसमें केवल तांगा ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो भविष्य में भी कम से कम इतना तो मैं कर ही सकूँ, इसीलिए तांगे से भेजता हूँ। अनिल शास्त्री उसके बाद चुप हो गए। यानी मोटे तौर पर उस समय के नेता बहुत सरल हुआ करते थे और लाल बहादुर शास्त्री की सरलता जग जाहिर है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सरल इंसान थे और सरल तो पंडित नेहरू भी थे, सरलता में कमी नहीं थी। भ्रष्टाचार का आरोप इन लोगों के ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप अगर लगा भी पंडित नेहरू के ऊपर मुद्रा वगैरह में, उनके दामाद फिरोज गांधी ने ही लगाया। एक बार उन्हीं के कैबिनेट के एक बार मंत्री रह चुके और जेबी कृपलानी ने 1961 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला दिया था, उनकी सरकार के खिलाफ, और महाभियोग प्रस्ताव बस गिर गया, बस पास हो गया होता तो 1961 में ही पंडित नेहरू की सरकार चली जाती, लेकिन कोई वैकल्पिक सरकार थी भी नहीं और इसीलिए 67 तक कांग्रेस से इतनी एब्सोलूट मेजॉरिटी पाती रही, इतना ज़बरदस्त बहुमत मिला, एब्सोलूट मेजॉरिटी नहीं सॉरी ज़बरदस्त बहुमत मिलता रहा, मैसिव मेजॉरिटी पाती रही, जिससे कोई विरोधी दल के नेता का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे बीजेपी के 2 कार्यकाल के दौरान केंद्र में था। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री एक अत्यंत सरल इंसान थे, जो उन्होंने महात्मा गांधी से कुछ चीज़ें सीखी थी, कुछ चीज़ें पंडित नेहरू से सीखी थी और वो उसको अपने जीवन में उतारते थे। तीसरा वाक़या है उस समय का, जब वो ताशकंद गए थे जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के साथ 11 जनवरी को, 10 जनवरी को, मतलब मोटा मोटी आधी रात के बाद तो साइन ही हुआ, 1 बजे करीब, और 2 बजे करीब लाल बहादुर शास्त्री का निधन ही हो गया। तो कहा जाता है कि उन्होंने जनरल अयूब खान के साथ समझौता करने के बाद अपनी छोटी लड़की कुसुम जी को फ़ोन किया। कुसुम जी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो तो राजनीति विज्ञान को अच्छी तरह से समझती थी, तो उन्होंने, संभवतः राजनीति विज्ञान की वो विद्यार्थी भी थी, इसके बारे में हमको पूरी सूचना नहीं है, वो आप नेट से चेक कर लीजिएगा। तो कुसुम जी को उन्होंने फ़ोन लगाया तो कुसुम जी ने कहा, पापा ये आपने क्या किया। एक्चुअली ताशकंद समझौते में एक काम तो लाल बहादुर शास्त्री ने अच्छा किया, भाई जितने भी बकाया मुद्दे हैं पाकिस्तान के साथ भारत के, उसका हल केवल द्विपक्षीय मंच का ही प्रयोग करके किया जा सकता है। तो एक काम तो अच्छा किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन दूसरी चीज़ जो हाजी पीर पठार है उसे पाकिस्तान को सौंप दिया था, उसी के आगे वाली लाइन को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं पाकिस्तान के साथ। कारण ये है कि वो नियंत्रण में पाकिस्तान के है, भारत के नहीं है, भारत का उसके इस पार वाला है। तो आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की पुत्री कुसुम जी ने कहा कि पापा ये आपने क्या किया, आप इतने जीवट वाले इंसान हैं, एक हाथ से तैर करके आप नदी पार करके तो पढ़ने जाते थे, और बताइए अब आप, मुगल सराय में उनका जन्म हुआ था, उन बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था लाल बहादुर शास्त्री का, ऐसा नहीं था कि सब कुछ हंकी डोरी था। तो क्या उसी के बारे में वो कुसुम जी ने कहा कि पापा आप इतने जीवट वाले इंसान हैं, फिर आपने ऐसा समझौता कैसे कर दिया। अच्छा तो अपनी मम्मी से बात कराओ, ललिता जी से। तो ललिता जी ने कहा, शास्त्री जी आप इतने जीवट वाले इंसान हैं, आप कैसे ये समझौता कर लिए कि जनरल अयूब खान को आपने हाजी पीर पठार वापस देने का संकल्प कर लिया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो भारतीय सेना ने 1965 और 66 की लड़ाई में इसे छीना था। 65 ही लड़ाई मानिए, 66 के प्रारंभ में तो समझौता ही हो गया था। तो इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री को ये बात लग गई और कहा जाता वो सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते रहे। एलेक्सेई कोसिजिन जो कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे, वो उस समय थोड़ी दूर पर ही रहा करते थे। जब 1:30 रात को उनके चेस्ट में पेन हुआ तो कहा जाता है एल के झा ने, संभवतः उनके साथी थे, एल के झा ने पहले कोसिजिन को ही फ़ोन किया। एलेक्सेई कोसिजिन आते इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री चल बसे थे।
एक्चुअली उन्हें हॉस्पिटलाइज तो किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो उसके बारे में तमाम तरह के षड्यंत्र कहानियां भी सामने आई। कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने जहर दे करके मरवा दिया, कुछ लोग कुछ तरह की बातें करते हैं, कुछ लोग किसी तरह की बातें करते हैं। अब सच्चाई जो भी है वो सामने तो आई नहीं, जो सामने आया है वो हमने आपको बताया कि भाई ऐसा है। मेरी जानकारी में वो हार्ट अटैक से ही मरे थे, और हम कोई देखने तो गए नहीं थे, अभी तो हमारा जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से जो है मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रवादी भी थे, यानी देश हित के बारे में सोचते थे। तभी तो हाजी पीर पठार वापस करने के बाद उन्होंने इतना सोच दिया कि उनकी मौत हो गई। यानी पंडित नेहरू की तरह से वो भी एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। बस फर्क ये था कि पंडित नेहरू कुछ ज़्यादा ही आदर्शवादी थे। लाल बहादुर शास्त्री आदर्शवादी होने के साथ साथ थोड़े से प्रैक्टिकल भी थे, व्यवहारवादी भी थे। लेकिन इंदिरा गांधी की तरह से पूरी तरह से व्यवहारवादी, और राजीव गांधी की तरह से पूरी तरह से प्रैग्मेटिक, या नरसिम्हा राव की तरह से पूरी तरह से प्रैग्मेटिक नहीं थे। आदर्शवाद लाल बहादुर शास्त्री में भी भरा हुआ था, और ये इंसान को सरल बनाता है। इसीलिए हाजी पीर पठार उन्होंने पाकिस्तान को सौंपने का, यानी जनरल अयूब खान के साथ हुए समझौते में ताशकंद में, जिसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता किया था, उसने एक काम तो अच्छा किया कि भाई ऐसा है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो भी बकाया मुद्दे हैं उनका निराकरण द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है, और उसके लिए निगोशिएटिंग टेबल पर आना जरूरी होगा। उसी दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भी निर्धारण हुआ। लेकिन एक गलती उन्होंने कर दी हाजी पीर पठार को वापस करके, और यही जब कुसुम जी और ललिता जी ने जब ये बात कही तो ये बात उनको लग गई। भाई उनकी लड़की और उनकी पत्नी जब ये सब कह रही हैं, उनकी पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया भाई पत्रकार सब घेरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और मैं उनको क्या जवाब दूँ। त्रिमूर्ति भवन से उस समय वो देश की सत्ता चलाते थे। खैर, इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री एक राष्ट्रवादी नेता भी थे। चूँकि ये शौक उनको लगा, और इसीलिए वो सोच ज़्यादा दिए, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के कारण कहा जाता है उनकी बाईपास सर्जरी भी एक बार हो चुकी थी, और एक बार वो माइल्ड हार्ट अटैक भी उनको हो चुका था। तो ज़्यादा सोच दिए, सीवियर हार्ट अटैक हुआ, और उसमें वो चल बसे, यानी उनका देहांत ताशकंद में ही हो गया। भारत में तरह तरह के षड्यंत्र कहानियों को बल दिया जाता है, लेकिन सच्चाई जो भी हो, किंतु लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये बात सभी लोग कहते हैं कि वो एकदम सरल इंसान थे। तनिक भी घमंड नहीं था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, या इतने इतने विभागों को संभालने वाले कैबिनेट मंत्री थे। धन्यवाद।